अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज हम जून 2023 पेपर 22 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट से हम क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करेंगे। और ये वीडियो आईजीसीएसई एज वेल एज ओ लेवल स्टूडेंट्स दोनों के लिए इंटेंडेड है। अब 2020 से पहले ना ओ लेवल का जो पेपर है वो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स होता था। और उस पे जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 5, ये पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होता था। अब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टॉपिक्स हैं सिलेबस में, उसमें से किसी एक पे भी ये क्वेश्चन आ जाया करता था। तो ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन 5 सोल ट्रेडर के अकाउंट्स पे। और अब जो 2020 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन है उनमें प्रॉब्लम ये है कि आइदर या तो उस पे से वो सिर्फ इनकम स्टेटमेंट टेस्ट करेगा, या सिर्फ उस पे बैलेंस, और या तो वो सिर्फ बैलेंस शीट उसमें या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देगा। तो और ये जो पूरा क्वेश्चन है इसमें पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते थे। इसमें इनकम स्टेटमेंट भी बनानी होती थी, इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट भी पूरी बनानी पड़ती थी। और बाज़ ये होता है फिर एकदम बैलेंस, अब बैलेंस शीट इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं आती, लेकिन जब अचानक आ जाती है तो फिर स्टूडेंट्स इतना उसे सही हैंडल नहीं कर पा रहे होते, या वो उनसे इतनी सही नहीं हो पाती। तो इसलिए मैं पूरा फुल फ्लैश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, ताकि आप लोग को ये सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, और हर एंगल से आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इनकम स्टेटमेंट करनी है तो कैसे करनी है, बैलेंस शीट करनी है तो कैसे करनी है। Boris is in business as a sole trader. The following balances were extracted from his books on 30 अप्रैल 2018. रेवेन्यू, परचेजेस, रिटर्न इनवर्स, रिटर्न ऑफर्स दोनों हैं। ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। अच्छा, डिस्पोजल अकाउंट उसका देखिए डेबिट बैलेंस है। और डेप्रिसिएशन मैं कवर कर चुका हूँ अपने चैनल में, उसकी प्लेलिस्ट है, जिसको देखना हो देख सकता है जाके। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा डेबिट बैलेंस ये इंडिकेट करता है, तो दैट शोज लॉस ऑन डिस्पोजल। तो ये लॉस ऑन डिस्पोजल है। तो ये ऑलरेडी किसी नॉन करेंट एसेट का उसने आपको कैलकुलेट करके दे दिया है, तो हमें खुद नहीं निकालना पड़ेगा। 8% बैंक लोन, रिपेबल 31 जुलाई 2020। और अभी इस क्वेश्चन में अप्रैल 2018 में, इट मीन्स ऐसा नॉन करेंट लाइबिलिटी। अच्छा, ये वो इंटरेस्ट है जो पे किया हुआ है। एनुअल इंटरेस्ट कितना हो सकता है, इससे ज़्यादा हो, या उसने पूरा एनुअल इंटरेस्ट भी पे कर दिया, या आगे जाके ही पता चलेगा। बैंक का डेबिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, ट्रेड रिसीवर, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब देखिए करंट ईयर का तो यूजुअली पीएफडी निकालना होता है, तो ये ओपनिंग बैलेंस है। प्रेमिसेस, कंप्यूटर इक्विपमेंट, फिक्स्ड एंड फिटिंग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एट 1 मई 2017। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस है डेप्रिसिएशन के, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। एडमिनिस्ट्रेशन, कैरेज, ड्राइंग्स, कैपिटल, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस एंड सैलरीज, एडवर्टाइजिंग, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट रिसीव। रेंट रिसीव उसने इसलिए लिखा है ताकि वही आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारी इनकम है। तो ये अदर इनकम दी है उसने। इनकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है 30 अप्रैल 2018 की। A purchase of goods for 1000 had been omitted from the books. The purchase was 1000 by check and 3000 on credit. तो ये ट्रांजेक्शन टू की मैं एंट्री लिख रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को याद आ जाए, वैसे ज़रूरत नहीं है। तो अब परचेजेस डेबिट की है तो परचेजेस डेबिट होगा, और कैश क्रेडिट हो, चेक बैंक क्रेडिट होगा जितने से बैंक से परचेज किया है, और ट्रेड पेबल उतने से क्रेडिट होगा जितने में हमने सप्लायर से परचेज किया है। तो परचेजेस 4000 से डेबिट होगा, बैंक 1000 से क्रेडिट होगा, और ट्रेड पेबल 3000 से क्रेडिट होगा वो भी। तो बैंक में से हम 1000 माइनस करेंगे क्योंकि ऐसे डिक्रीज होने पे क्रेडिट होता है, और ट्रेड पेबल में हम 3000 ऐड करेंगे क्योंकि वो लाइबिलिटी है, तो वो इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है। द कैरेज इंक्लूडेड 2500 फॉर कलेक्टिंग परचेजेस। इसका मतलब इतना जो है वो कैरेज इनवर्ड्स है। द रिमेनिंग वॉज फॉर कैरिंग गुड्स टू कस्टमर्स प्रेमिसेस। बाकी रिटर्न कैरेज आउटवर्ड्स होगा। ड्यूरिंग द ये गुड्स की ड्राइंग, ड्यूरिंग द बोरिंग टू गुड्स फॉर हिज ओन यूज। Advertising expenses include 9,000 paid for a marketing campaign running from the beginning of March to the end of August 2018। और इसमें देखिए हमारा ईयर एंड हो रहा है अप्रैल 2018 में। तो ये जो 9,000 की एडवर्टाइजिंग है, मार्च से लेके अगस्त हो, तो मार्च और अप्रैल, तो
हमारे करंट ईयर के मंथ से, तो उसका तो मुझे पे कर देना चाहिए था। लेकिन मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो 4 मंथ्स है, ये नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करते हैं। तो उसका ना मैंने 4 मंथ्स की एडवर्टाइजिंग एडवांस पे कर दी है। तो मुझे 9,000 में से 4 मंथ्स का जो प्रीपेड अमाउंट है वो निकालना है, और वो फिर एडवर्टाइजिंग में से माइनस करना है। और 2 मंथ्स ये हैं और 4 मंथ्स ये, और अगर आप मार्च से लेकर अगस्त तक मंथ्स काउंट करें तो ये टोटल 6 मंथ्स बनेंगे। तो 9,000 6 मंथ्स की पेमेंट है, 12 मंथ्स की पेमेंट नहीं है। 3 मंथ्स बैंक लोन इंटरेस्ट इज ड्यू। एनुअल इंटरेस्ट निकाल के उसमें से 3 मंथ्स का हम सेपरेट कर लेंगे, तो ये आराम से हो जाएगा। और ये एक्रूड है। Depreciation is charged as follows. Premises at the rate of 2% per annum using the straight line method. Computer equipment at the rate of 20% per annum using the RBM. Fixed and fitting at the rate of 10% per annum on cost. Cost पे चार्ज करेंगे, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है। Trade receivables include a debt of 2,400 which was considered irrecoverable. The provision for doubtful debt of 4% is to be maintained. तो पहले ट्रेड रिसीवेबल में से इररिकवरेबल या बैड डेट माइनस करना है, उसके बाद प्रोविजन चार्ज करनी है। और ये टॉपिक भी मैंने कवर किया हुआ है चैनल में, जिसको क्लियर नहीं वो जाके प्लेलिस्ट देख सकता है। तो अब मैं इसकी एडजस्टमेंट से स्टार्ट करता हूँ। तो परचेजेस मेरी 242 है। अब उसमें मैं अगर ये 4,000 ऐड कर दूं, और बैंक का 4,000 डेबिट बैलेंस है, और 1,000 की कैश बैंक से परचेजेस किए, तो अब 3,000 बच जाएगा। ट्रेड पेबल्स 19,000 है, उसमें मैं 3 ऐड कर दूंगा, तो ये 22,000 हो जाएगा। अब देखिए, ट्रायल बैलेंस में जो टोटल कैरेज की अमाउंट उसने है वो दी है 11,500, 11,500। तो अब मैं, तो कह रहे रिमेनिंग कैरेज आउटवर्ड्स है, तो 11,500 में से अगर मैं 2,500 काट दूं, तो आई थिंक सो कैरेज आउटवर्ड्स की अमाउंट आ जाएगी। बीस हजार सात सौ की ड्राइंग है, और इसने 4,500 के गुड्स की ड्राइंग की है, तो उसमें अभी ऐड कर दूंगा। ठीक है, एडवर्टाइजिंग के लिए करेंगे कि जो 9,000 है, इस पे से ये 4 मंथ्स का प्रीपेड सेपरेट करना है 9,000 में से। और 9,000 हमारी 6 मंथ्स की पेमेंट है। तो अगर मैं इसको 4/6 कर दूं, और ऑल्टरनेटिवली अब 9,000 को डिवाइड बाय 6 कर दे, तो एक महीने का आ जाएगा, उसे मल्टीप्लाई बाय 4 कर दे, तो आपका प्रीपेड अमाउंट आ जाएगा। तो ये 18,000 आ जाएगा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं 3 मंथ्स बैंक लोन इंटरेस्ट इज ड्यू। तो देखिए, ये जो बैंक लोन के साथ जो ये परसेंटेज दी हुई है ना, ये इसका इंटरेस्ट रेट होता है, और ये कैम्ब्रिज में हमेशा एनुअल दिया हुआ होता है। तो अगर मैं 60,000 को मल्टीप्लाई बाय 8% करूँ, तो ये मेरा एनुअल इंटरेस्ट है। अब देखिए, मेरा एनुअल इंटरेस्ट 4,800 है, उसने लेकिन पे कितना किया, 2,400 किया है। तो वो कह रहे 3 मंथ्स का एक्रूड है। तो अब इस 4,800 को अगर मैं डिवाइड बाय 12 कर दूं, तो एक महीने का आ जाएगा। उसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं, तो
तो भाई मेरा 1200 आ जाएगा, तो 1200 मुझे ऐड करना पड़ेगा उस पर। तो 2400 प्लस 1200, तो ये हो गया 3600। अब प्रेमिसेस पे डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन है। तो उसकी 2000 हो जाएगी। अब कंप्यूटर का रिड्यूसिंग बैलेंस है। तो कंप्यूटर की कॉस्ट 40,000 है, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 है। तो 25,000 नेट बुक वैल्यू हो गई। 25,000 पे अगर मैं 20% लगा दूँ तो उसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 5,000। फिक्स एंड फिटिंग का भी स्ट्रेट लाइन है। तो इस पे 10% लगा देंगे। तो ये हो गया 1000। अब ट्रेड रिसीवेबल जो ट्रायल बैलेंस पे है वो 37,400 है। उसमें से 2,400 इररिकवरेबल डेट है। तो पहले ही माइनस करूंगा, क्योंकि उसने किया बनी, तो ये आ जाएगा 35,000। और अब मैं 35,000 पे पीएफडी चार्ज करूंगा 4%। तो ये हो गया 1400। और अब इसके लिए सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं होता, अब इनकम स्टेटमेंट में इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन जाता है, तो उसको मैं ओपनिंग से कंपेयर करूंगा। तो ओपनिंग 900 है, 1400 है। तो अब इंक्रीज इन प्रोविजन है जो मैं इनकम स्टेटमेंट के लिए निकालूंगा। तो ये हो जाएगा 1400 माइनस 900, 500। तो मैंने वर्किंग्स कर ली सारी, तो नाउ वी आर इन अ गुड पोजीशन टू स्टार्ट स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। तो रेवेन्यू है इसका 419,000। इस पे से मैं सेल्स रिटर्न माइनस कर दूंगा 7,800। तो ये हो गया 411,200 नेट रेवेन्यू। अब इस पे से मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करूंगा, तो उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। ओपनिंग इन्वेंट्री है 28,900। परचेजेस की मैं एडजस्टेड फिगर लूंगा 246,000।
अब इस पे कैरेज इनवर्ड्स मैं यहाँ ऐड करूंगा। कैरेज इनवर्ड्स है 2500। फिर इसमें परचेज रिटर्न भी है वहाँ, ये है 6200। फिर गुड्स की ड्राइंग्स भी हैं जो यहाँ एडजस्ट होगी, 4500। फिर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है, 22,500। अब इन सबको प्लस माइनस करके मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल निकाल लूंगा। की है यहाँ बीच। तो अब ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल माइनस करके। अदर इनकम्स में ऐड करूंगा, मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ एक रेंट इनकम है, वो फॉर श्योर आएगी इसमें 9,000। और प्रोविजन में इंक्रीज है, अगर डिक्रीज हो रहा होता प्रोविजन में तो फिर मैं उसको ले लेता यहाँ। और इवन जो डिस्पोजल अकाउंट का भी बैलेंस दिया हुआ है वो लॉस ऑन डिस्पोजल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी नहीं आ सकता यहाँ। तो बस पे 9,000 ऐड हो जाएगा, 167 प्लस 9, तो ये हो गया आपका 176,000। अब इसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। तो उस पर जो पहली प्रायोरिटी है वो जो वर्किंग्स में मैंने एडजस्टेड फिगर्स निकाले पहले मैं वो यूज करूंगा। उसके बाद बाकी फिगर्स को मैं ट्रायल बैलेंस से कॉपी पेस्ट कर लूंगा। तो सबसे पहले कैरेज आउटवर्ड्स, तो ये 9,000 है। फिर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग 18,000 है। फिर लोन इंटरेस्ट, एडजस्टेड फिगर इसका 3,600 होगा। फिर प्रेमिसेस का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 2,000। फर्नीचर इन फिक्सचर्स का है 1,000। और फिर डेप्रिसिएशन कंप्यूटर्स का 5,000 है। और फिर इररिकवरेबल डेट,
इरिकवरेबल डेट है 2400। और फिर हमारा इंक्रीज इन प्रोविजन है, तो आप लोग से लिखेंगे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये हमारा 500 का आया। तो ये मेरे वर्किंग से हो गए। अब बाकी जैसे आपका लॉस ऑन डिस्पोजल है, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी है, वेजेस एंड सैलरीज है, और जनरल एक्सपेंसेस है, ये हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे ट्रायल बैलेंसिंग। तो हम इसको लिखेंगे लॉस ऑन डिस्पोजल 7500। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 30,000। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी 12,400। वेजेस एंड सैलरीज भी आ जाएगा 51,600। एडवर्टाइजिंग में एडजस्टेड ले चुका हूँ, अब जनरल एक्सपेंसेस लास्ट है। 17,400। तो अब सारे एक्सपेंसेस हो गए। तो मैं इनका टोटल कर लूंगा। और 9,000, 18,000, 3,600, 2,000, 1,000, 5,000, 2,400 प्लस 500 प्लस 7,500 प्लस 30,000 प्लस 12,400 प्लस 51,600 प्लस 17,400। तो ये आ गया 160,400। अब देखिए, मैं 176,000 में से अगर मैं एक्सपेंसेस का टोटल माइनस कर दूं 160,400, तो मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। तो ये होगा 15,600। तो मैंने देखिए इसका
इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया था। और ये जो आपका इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है ये 22 मार्क्स का था। अब अब इसके बाद आपका पार्ट भी है जिसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट बनानी है, और उसके मार्क्स थोड़े से इनकम स्टेटमेंट से कम है, क्योंकि देखिए इनकम स्टेटमेंट के लिए ज़्यादा वर्किंग्स करनी पड़ती है तो उसमें ज़्यादा एफर्ट होती है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए भी वर्किंग्स करनी पड़ती है, लेकिन ये इनकम स्टेटमेंट से थोड़ी लेस कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के लिए इनकम स्टेटमेंट, एसेट्स लाइबिलिटीज और कैपिटल के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनता है। तो कुछ वर्किंग्स तो ऊपर मैंने ऑलरेडी की हुई है, अब मैं एक चीज़ में करूंगा। अब देखिए अगर हमने डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर की वो हमने अभी कैलकुलेट किया एडजस्टमेंट्स में, तो उसका मतलब ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बैलेंसेज है ये आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शो करते हैं, तो ये ओपनिंग बैलेंसेज है। और क्योंकि अब मैं 30 अप्रैल 2018 की एसएफपी बना रहा हूँ, तो उस पर ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बैलेंसेज हैं ये 30 अप्रैल 2018 के होने चाहिए। और ये देखो उसने डेट भी लिखी हुई कि ये ईयर बिगनिंग के बैलेंसेज है। तो ये बहुत सिंपल है। आपका जैसे प्रेमिसेस का ओपनिंग बैलेंस 64 है, और डेप्रिसिएशन का जो साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था वो 2000 है, तो ये 66,000 हो जाएगा। इसी तरह कंप्यूटर इक्विपमेंट, उसके डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 15,000, और जो इस बार चार्ज डेप्रिसिएशन कंप्यूटर पे चार्ज किया 5,000 है, तो ये 20,000 हो जाएगा। इसी तरह जो फिक्सर एंड फिटिंग्स है उसका ओपनिंग है 4,500, और इस साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज की है वो 1,000 है, तो ये हमारा 5,500 हो गया। उसके अलावा एक चीज़ और करके दिखा देता हूँ। अब देखिए जो 35,000 है इस पे से इरिकवरेबल डेट माइनस है, और ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है इसका इनकम स्टेटमेंट में तो इंक्रीज या डिक्रीज एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन एसओएफपी में जो हम ट्रेड रिसीवेबल में से पीएफडी माइनस करके ट्रेड रिसीवेबल निकालते हैं, तो एसओएफपी में अब ट्रेड रिसीवेबल में से जो करंट ईयर का प्रोविजन है ना वो एक तरह से इसका क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो हम 3500 में से 1400 माइनस करेंगे तो फिर हमारा नेट ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाता है। तो ये तो मैं आपको वहीं करके दिखा दूंगा डायरेक्ट, तो इशू नहीं है। ये एक चीज़ मैंने सोचा कि क्लियर कर दूं। नाउ वी आर इन गुड पोजीशन कि हम इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टार्ट कर सके। तो सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट्स करेंगे इसमें। अब प्रेमिसेस की कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आए तो उसका 100,000 कॉस्ट है, और उस पर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 66,000, तो उसकी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। तो हमें नॉन करंट एसेट्स नेट बुक वैल्यू में शो करने होते हैं बैलेंस शीट में या एसओएफपी में। तो कंप्यूटर इक्विपमेंट की कॉस्ट है 40,000, उसमें से इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 20,000, तो ये 20,000 ही बचेगा। फिक्सर एंड फिटिंग्स के साथ भी यही करेंगे। इसकी कॉस्ट 10,000 है, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,500 है, तो ये हो गया 4,500। अब मैं इन तीनों को ऐड कर लूंगा तो नॉन करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा 58,000
500। अब करंट एसेट्स, क्योंकि ईयर एंड के एसएफपी है तो उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी। और उसमें जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है वो एडवर्टाइजिंग का है। तो हम अब प्रीपेड एक्सपेंस लिख लें या अदर रिसीबल्स लिख लें। और अदर रिसीबल्स के साथ आप जैसे लिख लें एडवर्टाइजिंग, तो हमें पता रहेगा क्या किसका प्रीपेड है। तो इसका जो प्रीपेड पोर्शन था वो 6000 था। अब इसका ट्रेड रिसीबल्स, अब देखिए मैं 35,000 से स्टार्ट करूंगा इंस्टेड ऑफ 37,400 जो यहाँ दिया हुआ है। इसमें से पहले हमने रिकवरी रेट माइनस किया था और उस पर फिर हमने पीएफडी कैलकुलेट किया था। तो 35,000 में से अब मैं इंक्रीज या डिक्रीज के बजाय जो उसका, जो हमने करंट ईयर का प्रोविजन कैलकुलेट किया था 1400 का, वो क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो वो मैं यहाँ माइनस करूंगा, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं। यानी जो करंट ईयर का टोटल प्रोविजन है या टोटल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो माइनस करूंगा। तो ये 3500 माइनस 1000 1400 आएगा, तो ये जाएगा 33,600। अच्छा, फिर ये बैंक का भी मेरे पास अपडेटेड बैलेंस है, ये मैंने वर्किंग में ही किया था। इसमें से परचेजेस की जो पेमेंट कर रहा था माइनस की थी, तो ये 3000 रह गया अपना। तो अब मैं इन वैल्यूज को ऐड कर लूंगा, तो मेरा करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा 22,500 प्लस 6000 प्लस 33,600 प्लस 3000। तो ये हो गया 65,100। अब देखिए जो टोटल एसेट्स है ना, उसके लिए मैं जो नॉन करंट एसेट है और नॉन करंट एसेट्स का टोटल और करंट एसेट्स का टोटल है उसको ऐड करूंगा, तो ये हो गया 123,600। ये मेरा टोटल एसेट्स है। और ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये उस पर बेस्ड होती है, तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो अब जो कैपिटल और लाइबिलिटीज का सेक्शन में बनाऊंगा, तो उन सबका कंबाइंड टोटल एसेट्स के टोटल एसेट्स के इक्वल आना चाहिए। अब इसमें आप चाहे तो पहले इक्विटी भी कर लें या आप चाहे तो लाइबिलिटी पहले कर ले, वो मर्जी है। ट्रेड पेबल्स की भी मैं अपडेटेड फिगर लूंगा क्योंकि परचेजेस की वजह से चेंज हुई है। तो मैंने निकाली थी 22,000। और मेरा कुछ लोन इंटरेस्ट एक्रू है, तो वो मैं अदर पेबल्स में एक्रूड लोन इंटरेस्ट के नाम से ले लूंगा। दैट इज 1200। और कुछ है नहीं, तो 22,000 प्लस, तो ये हो गया 23,000। ये करंट लाइबिलिटीज का टोटल है। अब इसमें ऑब्वियसली नॉन करंट लाइबिलिटी भी है माँ। तो ये हो जाएगा 8% बैंक लोन। ये आपको पूरी डिटेल मेंशन करनी जैसी उसने दी है। तो हमारा बैंक लोन है 60,000।
ये नॉन करंट लाइबिलिटी का टोटल हो गया। अब मैं इसका इक्विटी का सेक्शन बनाऊंगा, ये कैपिटल का, फाइनेंस बाय भी आप लोग कह सकते हैं इसको। तो ये जो ट्रायल बैलेंस पे कैपिटल है ये ओपनिंग कैपिटल होता है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल, करंट ईयर क्लोजिंग कैपिटल तो हमें कैलकुलेट करना होता है एसओएफपी से। अब क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट हम इसमें ऐड करेंगे। प्रॉफिट यूजुअली सारा बिजनेस में री इन्वेस्ट हो जाता है, और ओनर अगर से विड्रॉ करेगा तो वो ड्राइंग्स को में रिफ्लेक्ट करेगा। 15,600। कोई एडिशनल कैपिटल तो उसने इंट्रोड्यूस नहीं किया तो वो नहीं आएगा। अच्छा, ड्राइंग्स का भी मैंने अपडेटेड बैलेंस निकाला था, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स दी हुई उस पर मैंने जो गुड्स की इसमें ड्राइंग की थी वो ऐड की थी। तो अब ये 25,200 है। ओनर रिसोर्सेज विड्रॉ करता है तो उससे बिजनेस की कैपिटल डिक्रीज होता है, तो उसलिए ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस की जाती है। और कैपिटल कॉन्ट्रा अकाउंट भी, ड्राइंग्स कॉन्ट्रा अकाउंट भी कैपिटल का 50,000। तो ये हो गया 40,000। ये मेरा कैपिटल का टोटल है। अब मैं आप लोग को यही करके दिखाता हूँ। ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल है 40,400, नॉन करंट लाइबिलिटीज का टोटल 60,000, और करंट लाइबिलिटीज का टोटल है 20,200, 23,200। तो ये टोटल एसेट्स के इक्वल आना चाहिए। तो आप देख लें, ये भी 123,600 ही आ रहा है। तो ये मैंने पूरी एसएफ पे भी कर दी है। तो आई होप सो को आप लोग को थोड़ा और डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे कि इनकम स्टेटमेंट के अलावा इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट कैसे बना दी है। अल्लाह हाफिज़।